नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। इवनिंग एजेंडा में हम सबसे पहले बात करेंगे पेपर लीक की। मध्य प्रदेश में नर्सिंग भर्ती परीक्षा में पेपर लीक का मामला सामने आया है। ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने नर्सिंग भर्ती परीक्षा का पेपर लीक करने वाले गिरोह को दबोचा। क्राइम ब्रांच ने गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। वहीं ग्वालियर के स्थानीय सहयोगियों को भी हिरासत में लिया गया। गिरोह के सदस्यों ने 15 लाख रुपए में भर्ती परीक्षा के पेपर का सौदा किया था। नेशनल हेल्थ मिशन के तहत संविदा स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ है और इस मामले के सामने आने के बाद मध्य प्रदेश में 2 पालियों में आयोजित होने वाली परीक्षा को निरस्त कर दिया गया है। लगाया उन्होंने बोला 5 मिनट में आ तो आपने देखा और सुना किस तरीके से छात्र छात्राएं जो नारेबाजी कर रही हैं, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब क्राइम ब्रांच ने आरोपियों को गिरफ्तार किया था। सर, मैं बालाघाट से आई हूँ। मेरा नाम मालती धुर्वे है। मैं 1500 किलोमीटर दूर से आई हूँ सर। बहुत मुश्किल से आई हूँ सर। एक्चुअली मेरे घर में मेरे पापा की 4 तारीख एक्सपायर भी हो गया सर। फिर भी मैं बड़ी दिक्कत के साथ ग्वालियर आई सर और यहाँ पर सेंटर ढूंढने में बहुत दिक्कत हो रही थी सर। और फिर यहाँ आने के बाद पता चला, सेंटर में बैठाने के बाद पता चला कि लीक हो गया, तो बहुत दुख हुआ सर। मैं उज्जैन जिले से आई हुई हूँ। वहाँ से हम पूरा नाइट का सफ़र करके आए हुए हैं। यहाँ पे आने के बाद फिर हमने मतलब कॉलेज ढूंढना, फिर इतनी तैयारी के साथ वहाँ से पूरी नाइट जग के आए हैं। हमारी ड्यूटी हम मतलब ऑफ करके आए हैं। यहाँ पे इतनी प्रिपरेशन की। यहाँ आने के बाद पता चलता है हमारी एग्ज़ाम पेपर लीक हो गए। कुछ लोगों की वजह से हम लोग कितना सफ़र करेंगे। पिछली बार NHM का रिजल्ट नहीं आया, उसके लिए हम अभी तक सफ़र कर रहे हैं क्योंकि हम एग्ज़ाम देते हैं। लोगों का कुछ नहीं जाता है, वो पेपर लीक करवा देते हैं, आगे से चेन पूरी बन के आती है, उसमें हम लोग बीच में पिसते। हमारे फाइनेंशियली भी मतलब लॉस होता है, हम फिजिकली भी हमारी ड्यूटी नहीं कर पाते हैं। यहाँ आके भी हमारे मतलब इतनी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। परेशानी सर बहुत आई है हमारे लिए, क्योंकि हम भी अपना जॉब छोड़ के आए हैं और इस एग्ज़ाम के लिए हम काफ़ी टाइम से पढ़ रहे थे, दिन रात मेहनत कर रहे थे कि चलो आज एग्ज़ाम है, तो हम अपनी अच्छी तैयारी से आए थे। लेकिन यहाँ आके पता चला कि पेपर लीक हो गया है, तो हमें इस चीज़ से बहुत बुरा लग रहा है। क्योंकि कुछ लोगों के चक्कर में हम लोगों के एग्ज़ाम रद्द किया गया और हमने काफ़ी टाइम से प्रिपेयर किया था और एक उम्मीद होती है, इतने टाइम से हम तैयारी कर रहे थे, चलो आज हमारा अच्छा जाएगा, बेस्ट देंगे हम। लेकिन आज लीक होने के चक्कर में, पेपर रद्द होने के चक्कर में हमारा एग्ज़ाम नहीं हुआ है। तो चलिए इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए सीधे राजधानी भोपाल का हम रुख कर लेते हैं। अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। अनुराग, एक बहुत बड़ी लापरवाही हम इसे कहेंगे और लचर सिस्टम की बानगी हम इसे कहेंगे कि ऐन मौके पर छात्राओं को पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है। बिल्कुल सुमित, देखिए ये बड़ी लापरवाही है और NRHM के द्वारा ये परीक्षा आयोजित की जा रही थी और उसमें किस एजेंसी को ये जिम्मेदारी दी गई थी, इसको लेकर सवाल है। और पूरा फुल प्रूफ सिस्टम क्यों नहीं रखा गया, इसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। और सवाल इस बात को लेकर भी है कि ऐन परीक्षा के मौके पर पेपर लीक होने की खबर निकल कर सामने आती है और जो गिरोह है उसके तार न सिर्फ ग्वालियर बल्कि भोपाल, जबलपुर, इंदौर से भी जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक बड़े पैमाने पर एक रैकेट की तरह ये पूरा सिस्टम काम कर रहा था और इसकी भनक किसी को नहीं लगी। सबसे बड़ी बात है कि इस परीक्षा के आयोजन के पहले परीक्षा 2 पाली में आयोजित होना था। पहली पाली में परीक्षा आयोजित कई जगह पे कर भी ली गई थी और दूसरी पाली की परीक्षा ये कहकर निरस्त कर दी गई कि कंप्यूटर में टेक्निकल कहीं खामी निकल कर आ गई। लेकिन पर्चा लीक मामले में क्राइम ब्रांच ने कई आरोपियों को धर दबोचा है। कई लड़के और लड़कियां इस गिरोह के तहत पकड़े गए। बताया ये भी जा रहा है कि ये पेपर को सॉल्व करने के लिए भी गिरोह पूरी तरीके से तैयार था। लेकिन 15 लाख रुपए में सिर्फ पेपर लीक करने के मामले में पूरे के पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। NRHM में खुद एक बड़ी ऐसी संस्था है जो केंद्र सरकार के जो योजनाएं हैं उनको अमली जामा पहनाने के लिए काम करती है और ये पहला मौका नहीं है जब NRHM की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो। इससे
पहले भी एनआरएचएम को लेकर कई बार सवाल खड़े हो चुके हैं, लेकिन अब संविदा स्टाफ की भर्ती को लेकर जो परीक्षा आयोजित होनी थी और जो बेरोजगार इस बात को लेकर इंतजार कर रहे थे कि लंबे समय बाद नर्स की भर्ती की परीक्षा देकर वो नर्स बन सकेंगे, उनके साथ एक बड़ा धोखा यहाँ पर साबित होता हुआ नजर आ रहा है। तो एक बड़ी लापरवाही इस पूरे परीक्षा के आयोजन को लेकर निकलकर सामने आई है। अब क्राइम ब्रांच की जांच में इस बात का खुलासा होगा। निश्चित तौर पर अनुराग, उनकी मेहनत पर, उनके अरमानों पर पानी फेर दिया है इस पेपर लीक ने। बने रहिए अनुराग हमारे साथ। सुशील भी ग्वालियर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी लापरवाही है। जब किसी परीक्षा का या किसी एग्जाम का पेपर लीक होता है, उससे यह समझ आता है कि उस विभाग में या जो टीम ये पेपर सेट करती है वो कहीं ना कहीं इसमें मिले हुए हैं। ये जांच होना बेहद जरूरी है। बिल्कुल, इस मामले की कई स्तरों पर जांच होना जरूरी है। अब 6:30 बजे के करीब ग्वालियर क्राइम ब्रांच प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और न सिर्फ ये पेपर लीक का मामला है बल्कि एक बड़ा इसके पीछे रैकेट भी सामने आया है, क्योंकि ग्वालियर में क्राइम ब्रांच की टीम ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है जो इस पेपर लीक और पूरे घोटाले से जुड़े हुए थे। इसके अलावा ग्वालियर क्राइम ब्रांच की टीम ने यहाँ से 11 लड़के और 15 लड़कियों को गिरफ्तार किया है जो यहाँ सोल्वर के तौर पर पेपर सोल्व कराने का काम कर रहे थे। इसके अलावा इस गिरोह से जुड़े स्थानीय जो लोकल लोग हैं सहयोगी ग्वालियर चंबल अंचल के, उनको भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। तो अब इनसे पूछताछ के बाद और भी ये खुलासा होगा कि इस गिरोह के तार कहाँ कहाँ जुड़े। प्रारंभिक तौर पर ग्वालियर के अलावा भोपाल, जबलपुर और सागर के साथ ही अन्य शहरों से भी इन आरोपियों के तार जुड़े हुए हैं। चूँकि परीक्षा के दौरान ही इन आरोपियों की गिरफ्तारी हो पाई है, तो अब पुलिस लगातार इनसे पूछताछ कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं सिर्फ पेपर लीक तक ही ये मामला सीमित नहीं है। इसमें एक बड़ा नेटवर्क है और मध्य प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों से भी इस नेटवर्क के तार जुड़े हुए हैं। इस गिरोह के मास्टरमाइंड मध्य प्रदेश के अलावा जो अन्य राज्य हैं वहाँ के भी है। तो अब 6:30 बजे के लगभग ग्वालियर पुलिस ये खुलासा करेगी कि किस तरह से पूरा ये ऑपरेशन किया गया और कौन कौन लोग इस नेटवर्क में शामिल है और आने वाले समय में क्या और संभावना है इसमें गिरफ्तारियों की, क्योंकि जांच के बाद निश्चित तौर पर इसमें और भी गिरफ्तारियां होगी। क्योंकि मध्य प्रदेश में जो आज संविदा नर्स की भर्ती परीक्षा थी उसमें बड़े पैमाने पर इस तरह की बात सामने आई है कि ये गिरोह पूरी तरह से सक्रिय था। बाकायदा गिरोह के लोगों को हायर करके लेके आए थे ताकि इस परीक्षा में एक बड़ा स्कैम किया जा सके। तो अब जांच के बाद और परतें खुलेगी। 6:30 बजे ग्वालियर पुलिस इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सारा खुलासा करेगी। ठीक है सुशील, बहुत शुक्रिया आपका, और अनुराग आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। जगदलपुर से बड़ी खबर है जहां पर नक्सलवाद को लेकर शंकराचार्य ने एक बड़ा बयान दे दिया है। निश्चलानंद स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का कहना है कि राजनीतिक दल नक्सलवाद का समर्थन करना बंद कर दें तो नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। ये कहते हैं निश्चलानंद सरस्वती। सत्ता पक्ष और विपक्ष नक्सलवाद से हाथ खींच लें तो छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, उनका ही कहना। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि जो रह जाएंगे वो भी खत्म हो जाएंगे। सुनिए क्या कुछ कहा। सत्तारूढ़ दल विपक्ष दोनों नक्सलवाद से हाथ खींच रहे, कितना रह जाएंगे बताइए, बाकी मैं हल कर दूंगा, ठीक है। सत्तारूढ़ दल और विपक्ष दोनों नक्सलवाद से अपना हाथ खींच रहे, कितने नक्सलवादी रह जाएंगे मैं पूछना चाहता हूँ। जो रह जाएंगे मैं दावा करता हूँ सब नक्सलवाद को खत्म कर दूंगा। तो एक बहुत बड़ा बयान हम कहेंगे निश्चलानंद सरस्वती से जो दिया गया है, और इस पर अधिक चर्चा के लिए सीधे हम रायपुर का रुख कर लेते हैं। ममता हमारे साथ जुड़ गई हैं लाइव। ममता, निश्चित तौर पर निश्चलानंद सरस्वती जी ने इस बयान से सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को कटघरे में खड़ा कर दिया है और आड़े हाथों लिया है। चर्चा में भी आ गया है काफ़ी। हालांकि बीजेपी ने इस पर कुछ भी कहने से फिलहाल मना कर दिया है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने अपना पक्ष रखा है और कांग्रेस के जो संचार विभाग प्रमुख है सुशील आनंद शुक्ला, उनका बयान आया है। उन्होंने कहा कि
हमारे समय में हम लगातार जो है ये ज़रूर है कि जब बीजेपी जो सत्ता में थी तो नक्सलवाद को बढ़ावा मिला था और नक्सलवाद जो है वो चरम पर था, लेकिन जैसे ही कांग्रेस सत्ता में आई उसके बाद हम लगातार इस पर काम कर रहे हैं और आज जो है वो कई ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर नक्सलवाद मुक्त हो चुके हैं और उनका ऐसा दावा है कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद जो है वो खात्मे की तरफ है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जो निश्चलानंद सरस्वती जो है उनके बयान को अगर हम देखें तो सीधे सीधे तौर पर उन्होंने भी राजनीतिक दलों को आड़े हाथ लिया है। इसके पहले कल जब अभिमुक्तेश्वरानंद आए थे जो वो उन्होंने भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी उसमें कहा था कि जो बयानबाजी होती है जाति और धर्म को लेकर उस पर भी उन्होंने कहा था कि राजनीतिक पार्टियां जो है वो फूट डालो और शासन करो की नीति पर चलती हैं और यही वजह है कि अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए वो किसी भी हद तक के जा रहे हैं और ये तमाम बयानबाजी इसीलिए की जा रही है। आज अगर हम बात करें तो नक्सलवाद को लेकर लगातार छत्तीसगढ़ में अगर बात करें तो लगातार ये मंथन चलता रहता है कि कैसे इसको जो है पूर्ण नक्सलवाद मुक्त राज्य के रूप में बनाया जाए और इसको लेकर तमाम तरह की बातें होती है। इसी पर निश्चलानंद सरस्वती से जो बयान लिया गया है और तो उनका कहना है कि सरकार हो या विपक्ष दोनों का हाथ जो है वो इस पर है, अगर दोनों हाथ हटा दे तो नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। हालांकि अब देखना ये होगा कि उनके इस बयान पर और किस तरह की उनके इस बयान पर किस तरह से कांग्रेस और बीजेपी आगे आने के जो लीडर्स हैं वो आने वाले समय में और क्या जो है वो रिएक्शन देते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि इस बयान के बाद में सियासत और गरमाएगी। जी ठीक है ममता, आप हमारे साथ बनी रहिएगा। बीजेपी कांग्रेस के क्या कुछ रिएक्शन है वो भी हम जान लेते हैं। कांग्रेस की तरफ से धनंजय सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। धनंजय जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। धनंजय जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे निश्चलानंद सरस्वती जी के बयान पर? उन्होंने कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों की इच्छा शक्ति पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। धनंजय जी, देखिए, पूज्य शंकराचार्य जी के द्वारा टिप्पणी की गई है, मैं उस पर कोई जवाब देना नहीं चाहूंगा, हम सबके पूजनीय हैं। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी किसी भी ऐसे विषयों को समर्थन नहीं करती है जो भारत के संविधान के खिलाफ हो, जो लोगों में भय उत्पन्न करे, जो हिंसा के मार्ग में चले। और हमेशा से कांग्रेस पार्टी अहिंसा के मार्ग में चलती है। और आप देखेंगे प्रदेश में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार विश्वास, विकास और सुरक्षा की नीति पर चलते हुए इस प्रदेश को लाल आतंक से मुक्त कराने के लिए काम कर रही है, जिसका ही परिणाम है कि 4 साल में कोंडागांव अति संवेदनशील नक्सल प्रभावित क्षेत्र से बाहर आया है। और बस्तर जो पूर्व के 15 साल के रमन सरकार के दौरान जो नक्सलवाद से ग्रसित था, वहां नक्सली घटनाओं में कमी आई है, हमारे जवानों के बीच मुठभेड़ में कमी आई है और आम जनता बेखौफ होकर अपना जीवन यापन कर रहा है। तो कांग्रेस पार्टी किसी भी ऐसे हिंसा वाले संगठन को समर्थन नहीं करती है, हमेशा हिंसा के खिलाफ रही है। और हम इस देश में हर उस संगठन का सम्मान करते हैं जो भारत के संविधान के अनुरूप काम करता है। ठीक है धनंजय जी, नक्सलवाद को लेकर बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं। नक्सलवाद को बढ़ावा देने के लिए आप आरोप लगाते हैं बीजेपी पर, बीजेपी आप पर आरोप लगाती है। लेकिन शंकराचार्य जी ने यहां पर सभी राजनीतिक दलों को, या कहें बीजेपी कांग्रेस को खासतौर से कटघरे में खड़ा कर दिया है कि कह सकते हैं कि इच्छा शक्ति पर सवाल उठाए हैं कि अगर राजनीतिक दल चाहें तो नक्सलवाद खत्म हो सकता है। देखिए, मैंने पहले कहा कि मैं परम सम्मानीय पूजनीय शंकराचार्य जी के विषय में कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा। जी। लेकिन आप चैनल के माध्यम से एक बात बता देना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी में दृढ़ इच्छा शक्ति थी, मजबूत इच्छा शक्ति थी। इसीलिए गुलामी के दौर में यहाँ से फिरंगियों के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम किया है हमारे नेताओं ने, नहीं तो और इस देश को आजादी दिलाने का काम किया। तो कांग्रेस पार्टी दृढ़ इच्छा मजबूत शक्ति की पार्टी है, हमेशा देश की भलाई चाहती है, देश की जनता की भलाई चाहती है और हिंसा के खिलाफ रहती है। और नक्सलवाद हो या कोई भी हिंसा करने वाले संगठन हो, उसके खिलाफ हम हमेशा रहते हैं। ठीक है धनंजय जी। अनुराग जी हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी से। अनुराग जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं मैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। अनुराग जी, आपका रिएक्शन शंकराचार्य जी के बयान पर? देखिए, शंकराचार्य जी ने जो कहा है वो तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है जी। ये बात सच है और मुझे लगता है कि ये तो आप उसका समर्थन करते हैं? बीजेपी समर्थन करती है उनके बयान का? इशारा उन दलों के विरुद्ध है, राजनीतिक दलों के खिलाफ, जो नक्सलवाद को कहीं ना कहीं पाल पोस कर इतना बड़ा की है और कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से उसके समर्थन में खड़ी रहती है। चाहे जेएनयू से शुरू होने वाली वामपंथ की विचारधारा हो या नक्सलवाड़ी में जो
नक्सलवाद का आरंभ हो या बस्तर की बात हो, ये इसको लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं मानते हैं, इसको ये सामाजिक आर्थिक समस्या मानते हैं। तो उनके तरफ इशारा है जो इसको इस तरीके से अब अनुराग जी, अब ये डिसाइड कौन करेगा कि कौन बढ़ावा दे रहा है नक्सलवाद को? देखिए, वैचारिक रूप से ये तो स्पष्ट है कि कौन इस समस्या को किस तरीके से हैंडल करता है। और जहां तक धरातल का प्रश्न है, तो धरातल पर 15 साल बीजेपी की सरकार ने एक बड़े एक्शंस लिए हैं नक्सलवाद के खिलाफ में, और नक्सलवाद की कमर तोड़ने का काम बीजेपी की सरकार ने किया। और मैं तो मानता हूं कि छत्तीसगढ़ में जो सरगुजा क्षेत्र है, यहाँ इसको नक्सल मुक्त करने का काम भाजपा सरकार ने किया। बिल्कुल अनुराग जी का, और कहीं ना कहीं ये भी उनके बयान के मायने हम निकाल सकते हैं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष, मतलब राजनीतिक दल अगर चाहें तो छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म हो सकता है, लेकिन इच्छा शक्ति पर यहां पर सवाल खड़े किए हैं शंकराचार्य जी ने। अनुराग जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी पहुंच रही है सर। जी, क्या कुछ कहेंगे आप इस पर कि शायद राजनीतिक दल चाहते ही नहीं है कि नक्सलवाद खत्म हो, ऐसा कुछ कह दिया क्या उन्होंने? नहीं, देखिए, ये तो मैं ऐसा नहीं मानता हूं, क्योंकि इस पर प्रयास हुए हैं लगातार, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, बाकी सब चीजें, चूंकि ये एक इतनी बड़ी समस्या है वनांचल क्षेत्र की। अब आप ये देखिए कि यदि आप बस्तर की तरफ जाएंगे तो एक समय वो था कि बस्तर में अबूझमाड़ क्षेत्र में वहां पर एंट्रेंस कोई कर नहीं सकता था, वहां बिना प्रशासन की अनुमति के कोई जा ही नहीं सकता था, तो प्रतिबंधात्मक क्षेत्र था वो। तो ऐसे क्षेत्रों में जब प्रतिबंधात्मक क्षेत्र किया गया तो वहां नक्सलवाद धीरे धीरे वहां पर अपराधियों ने पैर पसारा। तो इस तरीके की समस्याएं जब घर कर जाती हैं सर, तो निश्चित रूप से ये परिस्थितियां निर्मित हो जाती हैं। और मैं मानता हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर मोबाइल नेटवर्किंग से लेकर बाकी सारी चीजें जब पहुंचेंगी तो निश्चित रूप से उसका समाधान होगा। ठीक, उम्मीद यही है कि सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों ही मिलकर इसके बारे में सोचें और नक्सलवाद को लेकर कोई बड़े कदम बिल्कुल उठाने चाहिए सभी की तरफ से। बहुत शुक्रिया धनंजय जी, अनुराग जी, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में 17 फरवरी से डॉक्टर काम बंद हड़ताल करेंगे। डॉक्टर्स की संपर्क यात्रा 38 जिलों से होते हुए गांधी मेडिकल पहुंची। डॉक्टर्स का कहना है कि समस्याओं को लेकर संपर्क यात्रा की गई थी। केंद्र सरकार की डीएसीपी नीति को लागू करने, पुरानी पेंशन बहाली, चिकित्सा कार्य में अधिकारियों की दखलंदाजी समेत कई मांगे हैं। 15 फरवरी को प्रदेश भर के डॉक्टर्स काली पट्टी बांधकर काम करेंगे और 17 फरवरी से हड़ताल पर जाएंगे। हमारे पास एक दीर्घकालिक अच्छी रणनीति होगी, अच्छी पॉलिसी होगी, तो काफी चिकित्सक हम अट्रैक्ट करने में सफल होंगे। केवल पीएचसी की एग्जाम आयोजित करना और उसके बाद चिकित्सकों पे ब्लेम लगाना कि गांव नहीं जाना चाहते, ये कहीं भी उचित नहीं है। और आप वेट करेंगे, उसके बाद अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल करेंगे। देखिए, हम लोग चाहते हैं कि सरकार बात करे। हम लोग इसी कड़ी में 15 तारीख को ब्लैक बेजेस लगा रहे हैं। 16 तारीख को हम कुछ घंटों के लिए काम बंद करना चाह रहे हैं। और हमें लगता है कि सरकार को ये सब स्पष्ट मैसेज मिल जाने के बाद उनको मानवीय आधार पर जल्दी से जल्दी आके बातचीत करना चाहिए, जिससे ऐसी अप्रिय स्थिति निर्मित ना हो। तो मेरे को गर्व हुआ उस यात्रियों पे, अपने सब लोगों पर। तो पुरानी पेंशन बहाली की मांग डॉक्टर्स कर रहे हैं कि पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। 17 फरवरी से डॉक्टर काम बंद हड़ताल करेंगे। प्रदेश भर में डॉक्टर्स की संपर्क यात्रा 38 जिलों से होते हुए गांधी मेडिकल पहुंची। डॉक्टर्स ने यह कहा कि समस्याओं को लेकर संपर्क यात्रा की गई थी। केंद्र सरकार की डीएसीपी नीति को लागू करने के लिए पुरानी पेंशन बहाली, चिकित्सा कार्य में अधिकारियों की दखलंदाजी समेत कई मांगे। आगे बढ़ते हैं। दुर्ग से बड़ी खबर, जहां पूर्व मंत्री के रिश्तेदार के घर 1 करोड़ की चोरी हुई। पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल के रिश्तेदार के घर पर चोरी हुई है। वैवाहिक समारोह में शामिल होने रायपुर गया था हुआ परिवार। दुर्ग के आदर्श नगर की घटना है। 1.5 किलो सोना, 15 किलो चांदी सहित 10 लाख रुपए की चोरी हुई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो इसी के साथ ही इवनिंग एजेंडा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।